एवरीवन, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज एंड दैट ब्रॉट इन कांटेक्ट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, दो स्फीयर्स दे रहे हैं, उन दोनों के अंदर कुछ ना कुछ चार्ज है। ठीक है, इसलिए वो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। अब इनको हमने क्या करा है, सेपरेटली चार्ज किया, यानी अलग अलग चार्ज दिया हुआ है। अब हम इनको कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, तो पूछता है कौन सी चीज़ कंजर्व रहेगी। ठीक है, यानी कि कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी। तो कभी भी ऐसे केस में जो टोटल चार्ज होता है दोनों स्फीयर्स का, वो कंजर्व रहता है। ठीक है, इससे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सेकेंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू कीप अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास m जस्ट टू रिमेन सस्पेंडेड व्हेन चार्ज विथ 1 इलेक्ट्रॉन इज। बताना है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जिससे कि हम एक पानी की बूंद को क्या रखें, जस्ट सस्पेंडेड रखें। ठीक है, यानी कि एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना है। ठीक है, वो हिलनी नहीं चाहिए उस पोजीशन से। उस ड्रॉप का मास m दे रखा है और उसका चार्ज दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी स्मॉल e उसका चार्ज है। तो देखिए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में उस पर लगने वाले फोर्स इक्वल होंगे तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, तो एक तो उस पर उसका वेट की वजह से फोर्स लगेगा, एक उस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, अब वेट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, उसका वेट कितना होगा, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, mg। और ऐसे ही उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कितना होगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी स्मॉल e इंटू ई। इन दोनों को हमें इक्वल रखना पड़ेगा। यहाँ से कैपिटल E जो कि हमें निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, mg/e, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एंड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल इज। देखिए, हमने पढ़ रखा है इक्वेटोरियल लाइन पे कभी भी जो हमारा डाइपोल है उसका नेट पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और हमें रेशियो किसका निकालना है, इक्वेटोरियल अपॉन एक्सियल का। अब देखो, किसी के भी अगर ऊपर 0 होगा, नीचे भले कोई भी क्वांटिटी आए, तो वो क्या रहेगा, 0 ही तो रहेगा रेशियो। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A 20 microfarad and a 10 microfarad capacitor are connected in parallel and a potential difference is applied across the combination. The 20 microfarad capacitor has, दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक की वैल्यू है 20 माइक्रोफेराड, दूसरी की वैल्यू है 10 माइक्रोफेराड, दोनों को पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि जो 20 माइक्रोफेराड है उस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, या फिर पोटेंशियल। अब देखिए, दो चीज़, अगर मैंने दो चीज कैपेसिटर को पैरेलल में लगा रखा है, ठीक है, इस तरीके से, तो कभी भी इन दोनों में सेम पोटेंशियल होगा। हमने पढ़ रखा है ना, पैरेलल की कंडीशन सेम पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल वाला तो कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, हमें पता है चार्ज क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी क्या है, कैपेसिटेंस, इंटू वी है पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, तो एक बार पहले वाले कैपेसिटर के लिए चार्ज निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया पहले वाले कैपेसिटर का चार्ज क्यू ए है और उसका कैपेसिटेंस सी ए है, और पोटेंशियल तो दोनों में सेम है इसलिए वी ही ले लेते हैं। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए चार्ज अगर निकालें, क्यू बी इज इक्वल टू सी बी इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर चार्ज का रेशियो निकालूँ दोनों का, तो कितना आएगा, ये आ गया क्यू ए अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू सी ए वी अपॉन सी बी वी आएगा। वी से वी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा। तो जो चार्ज का रेशियो है वही क्या है, कैपेसिटेंस का रेशियो है, ये आ गया। ठीक है, अब कैपेसिटेंस कितना है, पहला 20 दूसरा 10, यानी रेशियो कितना आ गया, 2:1। ठीक है, क्यू ए अपॉन क्यू बी कितना आ गया, 2:1। तो यहाँ से क्या आ गया मेरा, क्यू ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू बी। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया है, ट्वाइस द चार्ज ऑन द 10 माइक्रोफेराड। ठीक है, 20 माइक्रोफेराड में जो चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 गुना होगा 10 वाले के, और वही हमारा सॉल्व करके आया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नंबर 6 है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर विच एनक्लोजेज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। हमें बताना है एक क्यूब जिसकी साइड 1 सेंटीमीटर है, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। ठीक है, तो इस क्यूब से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा। अब देखिए, डाइपोल क्या होता है, एक सिस्टम जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो नेट चार्ज अगर मैं उस सिस्टम का निकालूँ तो नेट चार्ज 0 आएगा, और मेरे को पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो कितना होता है, फाई इज इक्वल टू नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज 0 आ गया तो फाई कितना आ गया, 0। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ विच क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। अब भी मैंने बताया है, अगर पैरेलल में हमने कैपेसिटर लगाए तो क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोटेंशियोमीटर।
पोटेंशियोमीटर क्या है, इट्स सेंसिटिविटी इज़ लो, ये गलत हो गया, इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है। इट मेजर्स द ईएमएफ ऑफ सेल वेरी एक्यूरेटली। देखिए हमने पोटेंशियोमीटर जब पढ़ा था उसकी दो एप्लीकेशन पढ़ी थी, एक क्या पढ़ा था कि ये ईएमएफ को कैलकुलेट करता है सेल के, और एक पढ़ा था कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट दिया था इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड, ये गलत हो गया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में कभी भी डिफ्लेक्शन नहीं होता, डिफ्लेक्शन पे बेस्ड ही नहीं है वो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 10 ओम, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस ऑफ इट इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली 8 टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब क्या है, एक वायर दे रखा है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस वायर को खींचकर उसकी लंबाई को 8 गुना कर दिया, ठीक है। तो अब पूछता है कि रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अब देखिए जो लेंथ है उसको तो 8 गुना कर दिया, तो नई लेंथ कितनी हो गई, 8L, ठीक है। अब एरिया भी तो चेंज होगा, अगर मैं किसी चीज़ को खींच के लंबा कर रही हूँ तो उसका एरिया रिड्यूस होगा ना, तो एरिया भी 1/8 टाइम्स कम हो गया, ठीक है। तो नया एरिया हो गया A/8। अब मैं नया रेजिस्टेंस निकालूंगी, रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, ठीक है। L हमारा हो गया 8L और A हो गया हमारा A/8, तो अब ये 8 ऊपर जाएगा, 8 इंटू 8 64 हो गया, और बाकी बची हुई चीज़ नोट कर ली, ρL/A। और ये ρL/A क्या होगा, पुराना वाला रेजिस्टेंस, ठीक है। और पुराना वाला रेजिस्टेंस 10 ओम दे रखा है, तो 64 इंटू 10 आ गया, तो मेरा नया रेजिस्टेंस कितना आ गया, 640 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10, द रेजिस्टेंस ऑफ द फ्यूज वायर इज़। अब फ्यूज वायर क्या होता है, हमने पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फ्यूज, जब हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होता है किसी सर्किट में, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं उनके ख़राब होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, ज़्यादा करंट के फ्लो की वजह से। तो हम क्या करते हैं, फ्यूज़ वायर का यूज़ करते हैं। फ्यूज़ वायर का क्या काम है, जैसे ही ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट आएगा वो फ्यूज़ वायर वहीं पर मेल्ट होकर टूट जाएगा, ठीक है। वायर टूट गया तो कनेक्टिविटी टूट गई, इस वजह से अब आगे को वो करंट फ्लो नहीं होगा, आगे को करंट फ्लो नहीं होगा तो उन डिवाइस तक नहीं पहुँचेगा और हमारी डिवाइस सेफ रहेगी, ठीक है। तो इसलिए फ्यूज़ वायर का कभी भी वेरी हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा तो ज़्यादा अमाउंट का करंट फ्लो हुआ तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, हीट प्रोड्यूस होगी तो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा हमारा वायर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।